आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ रहे थे और मगध साम्राज्य के अंतर्गत पिछला क्लास में हमने बिंदुसार के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा। एक बार हम लोग पिछला क्लास को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उन सबको रिवाइज करेंगे और फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार को अमित्रचेट्स या फिर अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रचेट्स या फिर अमित्रघात यानी कि इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अमित्रघात या फिर अमित्रचेट्स के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के अनुसार बिंदुसार को सिंगसेन कहा गया है, सिंगसेन। और वायु पुराण के अनुसार इनको भद्रसार कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। और रही बात बिंदुसार के बारे में, तो ये मगध साम्राज्य का विस्तार में कोई ख़ास योगदान नहीं दिए थे, ये हमने पढ़ा था। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले नंद वंश का सफाया करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराते हैं और अपना साम्राज्य पूरा पाकिस्तान से लेकर यानी कि अफ़गानिस्तान तक, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मगध साम्राज्य का विस्तार अफ़गानिस्तान तक हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन बिंदुसार अपना साम्राज्य के विस्तार में कोई ख़ास योगदान नहीं दिए हैं। इसीलिए बिंदुसार को सिर्फ एक योग्य पिता का सिर्फ पुत्र मात्र कहा जाता है, योग्य पिता का पुत्र, क्योंकि इनके जो पिता थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक योग्य शासक थे। और बिंदुसार का जो बेटा हुआ जिसका नाम था सम्राट अशोक भी काफ़ी योग्य शासक थे। तो इसको एक योग्य पिता का योग्य पुत्र भी बोला जाता है और एक योग्य पुत्र का पिता बोला जाता है, एक योग्य पुत्र का पिता। यानी कि एक योग्य पुत्र जो सम्राट अशोक थे, इनके बेटे, यानी कि बिंदुसार का बेटा अशोक। तो अशोक एक योग्य शासक था, इसीलिए योग्य पुत्र का पिता। और उसी प्रकार से इसका पिता अगर बोलेंगे बिंदुसार का, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसी का बेटा था। तो योग्य पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो योग्य पिता का एक पुत्र बोला जाता है। तो ये था बिंदुसार के बारे में कुछ फैक्ट्स। उसके बाद हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा। तो अशोक का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है, यानी कि ये मगध साम्राज्य का शासक बनते हैं। राज्याभिषेक 269 ये ईस्वी आपको याद रखना है। और उसके बाद जस्ट 8 वर्ष के बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व, तो 261 ईस्वी में क्या हुआ था? तो अशोक कलिंग में आक्रमण किए थे। कलिंग आक्रमण इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा का एक जगह था कलिंग, उसको जीतना अशोक का टारगेट था। और कलिंग को जीतने के लिए अशोक हर नीति को पार कर चुका था, यानी कि काफ़ी आक्रामक हो चुके थे। और इस युद्ध में इतना ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग माना जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे जा चुके थे और काफ़ी नरसंहार हुआ था। जिस कारण से अशोक कलिंग युद्ध तो जीत लिया, यानी कलिंग को अशोक जीत लेता है, अशोक की जीत हो जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा नरसंहार होता है तो अशोक को लगता है कि इतने सारे लोगों को मार करके जब हम एक साम्राज्य जीतेंगे तो उसका क्या लाभ। और इस प्रकार से अशोक का हृदय पूरा परिवर्तन हो जाता है और अशोक उस दिन से युद्ध नीति सदा के लिए त्याग देता है। युद्ध नीति
सदा के लिए त्याग देता है। और इसके जगह यानी कि एक लाइन में बोले तो भैरी घोष के जगह धम घोष की नीति को अपनाता है। यानी कि जो भी चीज़ करेंगे शांति से करेंगे, युद्ध नीति यानी युद्ध अब हम कभी नहीं करेंगे, ये अशोक उसी दिन प्रतिज्ञा लेता है। तो ये हमने देखा था कलिंग आक्रमण किस प्रकार से अशोक के जीवन का एक नया मोड़ ले आया। उसके बाद अशोक जो होता है वो एक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म को मानने लगता है और बौद्ध धर्म के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन बौद्ध धर्म को मानता तो था ये, लेकिन ये काफ़ी उदारवादी शासक भी थे, काफ़ी उदारवादी शासक। ये हालांकि बौद्ध धर्म को भले मानता था, लेकिन बाकी धर्म से भी अशोक को कोई दिक्कत नहीं था। सभी धर्मों को समान रूप से देखता था और उसको सभी धर्मों को आदर करता था, एक सम्मान देता था सभी धर्मों को, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो। और इसका जो प्रूफ है वो हमने देखा था कि जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे, आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को यानी कि आजीवक संप्रदाय के जो मानने वाले थे इसके अनुयायियों को, अच्छा से बोले तो आजीवकों को या फिर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को 4 गुफा बना के दिए थे। 4 गुफा कहाँ पे बनाए थे? तो बिहार में बराबर की पहाड़ियों में। 4 गुफा का नाम हमने देखा था और ये इम्पोर्टेंट भी था। ये गुफा था कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये गुफा आजीवकों को अशोक के द्वारा दान में दिया गया था। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि अशोक बाकी धर्मों के लिए भी कितना रिस्पेक्ट किया करते थे। तो ये सब फैक्ट्स था अशोक के बारे में। तो इतना सारा चीज़ हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। तो ये है सम्राट अशोक जो हमने पढ़ा था। तो 269 में इसका राज्याभिषेक हुआ। 261 में, ये ईसा पूर्व का बात है, कलिंग का युद्ध होता है। इसमें ये भैरी घोष की जगह धम घोष की नीति को अपनाते हैं। और कलिंग आक्रमण के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म अपना लिए थे। बौद्ध धर्म अपनाने की जो शिक्षा है वो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। और इनको बौद्ध धर्म अपनाने की जो प्रेरणा है वह निग्रोध नामक निग्रोध इसका भतीजा था, उनसे मिला। बस ये सब फैक्ट्स था इम्पोर्टेंट। अशोक के अभिलेख के बारे में भी हमने देखा, एकमात्र ऐसा सम्राट जो अपना संदेश अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को पहुंचाया। अभिलेख में इसका सबसे पहले शिलालेख देखें। इसका 2 पार्ट, एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। फिर स्तंभलेख, स्तंभलेख में दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख, और गुहालेख यानी कि गुफाओं में कोई चीज़ लिख दिया। अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक कोई विद्वान था, उसको सफलता मिली थी। अशोक का जितना अभिलेख था उसमें देव नाम प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्यारा लिखा है। लेकिन कुछ अभिलेख हैं जैसे कि मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उदेगोलम, इसमें अशोक का नाम स्पष्ट अशोक ही है। और भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो ये सब फैक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। ये सब पिछला क्लास है, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। और ये जो क्लास का जो PDF है वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद, तब तक आप चीज़ों को मेरे साथ क्लास के टाइम ही रिवाइज़ कीजिए। और क्लास ख़त्म होने के बाद, क्लास के टाइम आपको क्या करना है, जो मेन टॉपिक है उसको कॉपी में आपको राइट डाउन करना है, मेन टॉपिक को, और उसको दोहराना है, उसको याद करना है। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको PDF ग्रुप में दे दूँगा। और PDF को जैसे ही आप 1-2 बार पढ़िएगा और तब तक आपको पूरा याद हो चुका होगा। यानी कि सबसे पहले आप क्लास को अच्छा से देखिए, समझिए, मेन चीज़ों को राइट कीजिए, उसको 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए। और क्लास स्टार्ट होने के साथ ही मैं पिछला क्लास को रिवाइज़ भी करवाता हूँ, तो इससे आपको और अच्छा से याद हो जाएगा।
और जब PDF को आप खुद से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरीके से ये चीज़ याद हो जाएगा। तो ये सब आप किया कीजिए थोड़ा बहुत। तो ये सब टॉपिक था अशोक के बारे में। फिर बराबर की गुफा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये बराबर की पहाड़ी जिसमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। नाम भी इम्पॉर्टेंट है, कर्ण, चौपाल, सुदामा, विष्णु झोपड़ी। और अशोक का जो शिलालेख है इनकी संख्या 14 थी। सबके बारे में हमने पिछला क्लास में देख चुका था। तो आइए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब है अगला टॉपिक अशोक के स्तंभ लेख। देखते हैं इसको। तो अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, मेरठ दिल्ली स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख, रामपुरवा स्तंभलेख, लौरिया और राज स्तंभलेख आदि। तो ये 7 नाम आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ संख्या याद रखना है कि अशोक का जो दीर्घ स्तंभलेख है उसकी संख्या 7 है। अब जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। जैसे कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः उसे 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है। वे लघु स्तंभलेख कहे जाते हैं, यानी कि कुछ अलग टाइप का है थोड़ा बहुत। यानी कि देखिए, अशोक का जो स्तंभलेख है वो 2 टाइप का था, एक दीर्घ स्तंभलेख और एक लघु स्तंभलेख। दीर्घ स्तंभलेख की जो संख्या थी 7 थी, यानी कि 7 है, और 7 अलग अलग जगह पर पाए गए हैं। और बाकी जो अभिलेख हैं, यानी कि स्तंभलेख, अभिलेख नहीं है। अब अभिलेख और स्तंभलेख क्या होता है ये मैंने पिछला वीडियो में बताया था। सिर्फ पत्थरों पर कुछ लिख देना वो होता है शिलालेख, उसको पिलर बना के कुछ लिखना वो होता है स्तंभलेख, और गुफाओं में कुछ लिख देना वो होता है गुहालेख। ये 3 टाइप का था कुछ। और इनमें से जो स्तंभलेख था उनमें से एक दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। ये तो दीर्घ स्तंभलेख की संख्या तो 7 है, और जो कुछ और टाइप का जो स्तंभलेख है, यानी कि जिस पर सिर्फ एक जैसा ही कुछ लिखा हुआ है, केवल एक लेख है, उसको थोड़ा सा अलग रखा गया है, यानी कि उन्हें 7 दीर्घ स्तंभलेख के क्रम से अलग रखा गया है, तो उसको नाम दे दिया लघु स्तंभलेख। और इस प्रकार के लघु स्तंभलेख जैसे कि सांची, सारनाथ, रोमनदेई आदि स्थलों पर मिले हैं। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, अभी तक कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक फैक्ट्स कि स्तंभलेख की संख्या 7 है बस। उसके बाद है अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभलेख। अब स्तंभलेख में दोनों दीर्घ और लघु एवं गुहालेख, इन तीनों का जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरुष्टी है। खरुष्टी यानी कि इसको दाएं से बाएं की ओर लिखा गया है, यही होता है खरुष्टी लिपि। तो ये शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है ये दोनों अभिलेखों की, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये पाकिस्तान का कुछ जगह है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इसकी लिपि ब्राह्मणी नहीं है, क्या है, खरुष्टी है। ये आपको याद रखना है। फिर है अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। सबका जो सब्जेक्ट है वो प्रशासनिक है, यानी प्रशासन को लेकर के कुछ उल्लेख किया गया है। और जबकि रोमनदेई अभिलेख, देखिए रोमनदेई अभिलेख ये सबसे छोटा अभिलेख है और इसका विषय आर्थिक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही है कि जितना सारा अभिलेख है, देखिए सबसे पहले तो जितना अभिलेख है उसकी लिपि ब्राह्मी है। रही बात कुछ एक्सेप्शन का, जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इसका हो गया खरुष्टी लिपि, तो ये आपको अलग से याद करना है। उसी प्रकार से सारा अभिलेख का जो विषय है वो तो प्रशासनिक है, लेकिन जैसे रोमनदेई अभिलेख हो गया, इसमें 2 फैक्ट्स, सबसे पहला सबसे छोटा अभिलेख है ये, और इसका विषय जो है वो आर्थिक है। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कौशाम्बी अभिलेख। तो कौशाम्बी या प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है।
तो इसमें याद रखने वाली बात यही है कि कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख है। इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अभिलेख में जो अशोक की रानी थी कारुबाकी, यानी कि अशोक की वाइफ कारुबाकी, ये कुछ दान दी थी। तो इसके द्वारा जो दान दिया गया था उसका उल्लेख है। तो यही है कौशाम्बी अभिलेख, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी हम लोग कहते हैं। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है और गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। तो ये हो गया। देखिए, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख तो हमने पढ़ा संख्या 7 थी, और लघु स्तंभ लेख तो ये है लघु स्तंभ लेख। इसमें क्या है? तो अशोक का जो राज की घोषणाएं होता था, राज की घोषणाएं, तो जिस पर लिखा जाता था, जिन स्तंभों पर लिखा जाता था, वही है मतलब लघु स्तंभ लेख, यानी कि वही स्तंभ लेख जिस पर ये घोषणाएं होती थी और ये जिस स्तंभ पर उत्कीर्ण है वही है लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख क्या है? तो गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है, यानी कि कुछ धर्म संबंधित फैक्ट्स है गुहा लेखों में। तो ये आपको याद रख लेना है। गुहा लेख हो गया धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक। स्तंभ लेख में जो लघु स्तंभ लेख है उसमें अशोक की राज की घोषणाएं उत्कीर्ण है। बस यही 2 फैक्ट्स। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, जब हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे तब ये फैक्ट्स फिर से देखेंगे हम लोग। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत तब देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे सीधा सीधे याद रख लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक जो थे वो क्या किए थे? मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली मंगवाए थे। यानी कि सीधा सीधे दिल्ली सल्तनत का टॉपिक है तो दिल्ली का प्रशासन संबंधित हम लोग चीज़ पढ़ेंगे, और वहाँ पे पढ़ेंगे एक वंश के बारे में जिसका नाम था तुगलक वंश, और वहाँ पे एक शासक हुए जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये क्या किए थे? तो अशोक का जो स्तंभ है, मतलब स्तंभ लेख, वो उनमें से जो मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख था उसको दिल्ली ले आए थे। कौन लाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिर है इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया था। ये भी याद रख लीजिए। कौशाम्बी यूपी का एक जगह है कौशाम्बी। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज है, तो ये पहले कौशाम्बी में था। अब अकबर क्या किया? अकबर के शासनकाल में इसका जो बेटा था जहांगीर, तो जहांगीर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में ही इसको रख दिया गया था। तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख, तो रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइन ने की थी। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखिए कि रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। फिर लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये भी आपका चंपारण बिहार में है और इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। फिर सर ए कुन्ना अभिलेख, तो अशोक का सर ए कुन्ना जो कांधार अफगानिस्तान का कोई जगह है तो वहाँ पे है अभिलेख। तो इसमें ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से मिला है ये। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ़गानिस्तान से मिला है ना, कांधार कोई अफ़गानिस्तान का ही जगह है और वहाँ का अभिलेख उस जगह का जो अभिलेख है अफ़गानिस्तान का, उसमें अरमाइक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो स्तंभ लेख का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा स्तंभ लेख की संख्या 7। अब 2 टाइप था इसका, एक दीर्घ स्तंभ लेख, एक लघु स्तंभ लेख। जो स्तंभ लेख है इसका जो मतलब भाषा है वो ब्राह्मी है, लेकिन कुछ जगह जैसे कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान का जो जगह है वहाँ से मिला है, तो इसीलिए इसका लिपि हो गया खरोष्टी। तो देखिए, पाकिस्तान में कोई भी अगर अभिलेख मिलेगा तो वो खरोष्टी लिपि में ही होगा, और अफ़गानिस्तान से अगर मिलेगा तो वो अरमाइक लिपि में होगा। फिर अशोक का जो अभिलेख है
उसमें ज़्यादातर तो प्रशासनिक संबंधित तथ्य पर ही उल्लेख किया गया है, लेकिन रुम्बनदेही अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो आर्थिक विशेष पर संबंधित है और ये सबसे छोटा अभिलेख भी है। फिर कौशाम्बी अभिलेख जो रानी का अभिलेख हम लोग कहते हैं। फिर और ये इम्पोर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक मेरठ और टोपरा अभिलेख को दिल्ली बुलाया, मतलब दिल्ली मंगवाए थे। फिर ये वाला रामपुरवा अभिलेख, इसको पढ़ लीजिए। फिर लोरिया नंदनगढ़ और सारेकुना अभिलेख। सारेकुना अभिलेख कांधार अफगानिस्तान से मिला है, तो इसका जो भाषा होगा वो अरमाइक होगा, ग्रीक एवं अरमाइक। नेक्स्ट है अशोक के गुहालेख। तो गुहालेख यानी कि गुफाओं में जो जानकारी लिखी मिलती है उसी को कहते हैं। इसकी संख्या 3 है। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों जो कि बिहार में है तो 4 गुफाओं को निर्माण करवाया था, और ये चारों गुफा के बारे में हमने पढ़ चुका था। एक कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। चलिए इतना ही याद रखना है आपको गुहालेख में। नेक्स्ट है अशोक का धार्मिक जीवन। अब हम लोग अशोक के धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे, देखते हैं। तो अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और किस प्रकार से अपनाया हमने देख चुका है। फिर है राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवों का प्रिय या दिखने में सुंदर। तो ये राजतरंगिणी के अनुसार बोला गया है कि अशोक शैव धर्म को मानता था। फिर अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुसिमपुत्र निग्रोंध के व्यक्तित्व से प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। यह हमने देखा कि निग्रोंध जो थे वो उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और उपगुप्त जो थे वो अशोक को बौद्ध धर्म से संबंधित दीक्षा दी थी। फिर अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं में 3 का निर्माण करवाया था। देखिए यहाँ पे डिटेल्स है कुछ। हमने देखा कि अशोक आजीविकों के लिए बिहार में जो बराबर की पहाड़ी है वहाँ पे कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एक्चुअली 3 गुफाओं का ही निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था, जिनका नाम कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी था। देखिए ये जो कर्ण चौपार है ना, ये दोनों मिलके एक ही है, कर्ण चौपार। ठीक है, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। शायद मैं अलग अलग बोल रहा था, कर्ण और चौपार, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। कर्ण चौपार एक्चुअली दोनों मिल करके एक गुफा का नाम है। जबकि 4थी गुफा लोमस ऋषि के निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ के समय हुआ था। देखिए कर्ण चौपार गुफा एक हो गया, सुदामा गुफा दूसरा और विश्व झोपड़ी ये तीसरा गुफा। इन तीनों का निर्माण करवाने वाले थे अशोक। और जो 4थी गुफा है वो है लोमस ऋषि के द्वारा निर्माण किया गया गुफा। और लोमस ऋषि के निर्माण के द्वारा ये मतलब लोमस ऋषि का निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ के समय हुआ था, यानी कि अशोक का पोता जिनका नाम था दशरथ। तो दशरथ के समय लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाया गया था। तो ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है। राजतरंगिणी के मुताबिक कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने किया। सीधा क्वेश्चंस यहाँ से आउट होगा। फिर अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। देखिए जब ये बौद्ध धर्म को अपना लिया तो भगवान बुद्ध से संबंधित यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी स्थल था उस सब की यात्रा करना प्रारंभ किया था अशोक। तो सबसे पहले यानी कि अपने शासन के 10वें वर्ष में ये बौद्ध गया की यात्रा की। उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया था, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी ग्राम को अपने कर मुक्त उसने
कर मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। यानी कि लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, तो इसीलिए अशोक क्या किया, वहाँ पे कर मुक्त कर दिया, यानी कि टैक्स नहीं लेना है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा किया। यानी कि 8 में से 1 भाग टैक्स के रूप में लिया जाएगा। फिर अब भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बौद्ध धर्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। तो ये कुछ साक्ष्य क्या बात किया है। तो देखिए, ये जो बुद्ध, धम्म और संघ है, ये है आपका बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है ये, बौद्ध, धम्म और संघ। तो अशोक इन सब का भी अभिवादन किया है। और सारनाथ हो गया, सांची हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये यहाँ से जो लघु स्तंभ लेख मिला है, इससे भी अशोक का बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। फिर अशोक की यात्राओं का जो क्रम है वो इस प्रकार है। देखिए, बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थल है, मैंने आपको बताया कि वहाँ वो भ्रमण करना प्रारंभ किए थे। तो सबसे पहले बौद्ध गया गए, फिर कुशीनगर गए, लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु गए, सारनाथ गए और श्रावस्ती गए। एक एक के बारे में हमने बौद्ध धर्म में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो देखिए, बौद्ध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी और कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु में लुम्बिनी है, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और श्रावस्ती, यहाँ भी गौतम बुद्ध मतलब उपदेश दिए थे, सबसे अधिक दिए थे, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती, और सबसे पहला उपदेश सारनाथ। ये हमने सारा चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। तो अशोक का जो यात्रा का जो क्रम है वो इसी प्रकार है। और ये क्रम आपको ये क्रम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपका काम आएगा। कभी कभी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे सकता है, और शायद किसी एग्ज़ाम में या बीपीएससी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछा भी है कि अशोक का जो यात्रा है, बौद्ध यात्रा भी बोल सकते हैं आप इसको, तो उसका जो क्रम है वो क्या है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा आप याद रख लीजिए। ये चौथा, तो पहला बौद्ध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। ये क्रम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अशोक का धार्मिक जीवन हमारा कंप्लीट होता है। तो एक बार समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले अशोक शुरुआत में तो ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म को मानता था, और इसीलिए उनका जितना भी अभिलेख मिला है उसमें वो देव नाम प्रियदर्शी, यानी कि देवों का प्यारा लिखा है, अपने आप को देवों का प्यारा कहा है। फिर इसको बौद्ध धर्म अपनाने की जो दीक्षा है वो उपगुप्त नामक एक साधु ने दिया है। और निग्रोंथ नामक कोई व्यक्ति था जो अशोक का भतीजा लगता था, उनसे ये बौद्ध धर्म उन्हीं से प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। फिर अशोक आजीवकों के लिए मराबर की गुफाओं में 4 गुफा हैं, उनमें से 3 का निर्माण अशोक खुद करवाए हैं। पहला है कर्ण चौपर, फिर सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। और जो चौथी गुफा है लोमस ऋषि, इसका निर्माण अशोक का जो पोता हुआ दशरथ, उनके द्वारा करवाया गया था। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा ही किया गया है। अशोक अपना बौद्ध यात्रा में सबसे पहला बौद्ध गया की ही यात्रा किया था, और अपना राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, और वहाँ पे टैक्स उसको टैक्स फ्री कर दिया उस जगह को। सिर्फ 1/8 भाग पर ही उसको टैक्स लेने के लिए उसको टैक्स घोषित किया, लेकिन 1/8 भाग। भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टता बौद्ध धर्म और संघ का अभिवादन किया है। और सारनाथ, सांची और कौशाम्बी, इन सारा लघु अभिलेखों से पता चला है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
अशोक का जो यात्रा का जो क्रम है वो किस प्रकार से है, तो पहले बौद्ध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। नेक्स्ट है अशोक की धम्म नीति। धम्म नीति देखते हैं इसको। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक बौद्ध बन गया, यानी कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने बौद्धों को अपार दान दिया तथा धम्म यात्रा की। अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अशोक अपना बेटा महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा, और बाकी अशोक जो बौद्ध धर्म को फैलाने का काम मध्य एशिया तक किया था, और इसीलिए बौद्ध धर्म इतना पॉपुलर हुआ था। बौद्ध धर्म का पॉपुलर होने में अशोक का भी हाथ बहुत बड़ा है, यानी कि अशोक ने भी बौद्ध धर्म को प्रचार करने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, जिस कारण से बौद्ध धर्म बहुत दूर तक फैला था उस टाइम। फिर पारंपरिक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन आयोजन करवाया था। ये हमने पढ़ा था, बौद्ध धर्म जब पढ़ते थे तब। अशोक पहला कराया गया था अजातशत्रु के द्वारा, दूसरा कराया गया था कालाशोक के द्वारा, और तीसरा कराया जा रहा है सम्राट अशोक के द्वारा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर अशोक ने अपने विषय में बड़ा उच्च आदर्श रखा। यह आदर्श था राजा का पिता का तुल्य होना, यानी कि अशोक का कहना था कि जो राजा होता है ना, जो सम्राट या राजा जो भी बोल दीजिए, वो एक पिता तुल्य होता है। उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह राजा के प्रतिनिधित्व के नाते प्रजा की देखभाल करे। और अशोक के जब हमने धम्म का जो पिछला क्लास में एक टेबल देखा था, उसमें हमने देखा था कि अशोक ने अपनी प्रजा को अपना पुत्र की भांति माना है, यानी कि सारी प्रजा मेरी संतानें हैं। तो ये बात था, अशोक ने सभी को अपना संतान माना था, और ये चीज़ हमने देखा था पहला शिलालेख में। अशोक का पहला शिलालेख में ही ये उल्लेख था। तो अशोक की धम्म नीति यही है। इसमें सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, और खुद बहुत दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। फिर तीसरा बौद्ध सम्मेलन भी अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। अशोक अपनी इस जनता को या फिर प्रजा को सबको ये कहा गया कि सारी जनता मेरी मतलब मेरा एक पुत्र के जैसा है, और राजा का जो कर्तव्य है वो पिता जैसा है। ये अशोक का मत था। अब नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ये सब टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन शायद पूछ सकता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजा शीर्ष पर होता था, यानी कि सबसे बड़ा पद होता था राजा का। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है, यानी कि पूरा प्रशासन राजा ही चलाते थे। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ यानी कि सबसे टॉप अधिकारी वो तीर्थ कहलाते थे। तो देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन आउट होगा भी तो यही सब फैक्चुअल चीज़ आउट होगा कि मौर्य प्रशासन में सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते थे, तो तीर्थ। सबसे बड़ा पद किसका होता था, तो राजा का। तो यही सब आप याद रखिए, और बाकी इसमें ज़्यादा पगलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर अधिकतर अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज उच्चतम कोटि के अधिकारी थे। उन्हें उदारतापूर्ण पारिश्रमिक मिलता था। तो ये सब फैक्ट्स हैं। फिर उच्चतम कोटि के अधिकारियों को 48,000 पन की रकम मिलती थी, जो पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। तो ये आप याद रख लीजिए, पन क्या होता था, तो एक चांदी का सिक्का होता था। कितना, 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। निचले दर्जे के अधिकारियों को कुल मिलाकर 60 पन मिलते थे। हालांकि कुछ कर्मचारियों को महज 10-20 पन ही दिए जाते थे।
तो पर्ण मतलब यही है कि 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का। फिर संदेशवाहक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता और राजा को जासूस अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि रखते थे। केंद्रीय शासन में 2 दर्जन से अधिक विभाग थे जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। तो इसमें बेसिकली आपको 2 ही फैक्ट्स याद है, मतलब याद रखना है। पहला, राजा का सबसे टॉप पॉइंट होता था, सबसे शीर्ष। और जो अधिकारी के बात बोलें तो मौर्य प्रशासन में जो सबसे मतलब टॉप अधिकारी होता था वो तीर्थ होता था। और मंत्री को भी, पुरोहित को भी, सेनापति, युवराज, ये सब भी आपका उच्चतम कोटि के अधिकारी होते थे। और ये पर्ण के बारे में थोड़ा बहुत याद रख लीजिए। और संदेशवाहक, संदेशवाहक भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। तो संदेशवाहक का मतलब ये होता है कि संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या ले आना, यही होता था। तो ये सब पद भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रांतीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन होता था। कुमार या आर्यपुत्र राजवंश की ही किसी संतान को बनाया जाता था। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधी याद रख लेना है कि जो प्रांत होता था, प्रांत जिसको जैसे कि वर्तमान जिला है ना, एक जिला, वही जिला नहीं, राज्य, जिला नहीं राज्य, तो राज्य को ही प्रांत बोला जाता था। तो प्रांत का जो सबसे प्रांत का जो प्रमुख होता था सीधा सीधी, तो वो होता था कुमार बोलते थे उसको, या फिर आर्यपुत्र बोलते थे। जैसे कि समझिए, जैसे कि वर्तमान भारत है, भारत, तो भारत क्या है, पॉलिटिक्स का भाषा में अगर हम लोग बात करें तो ये एक राज्य है खुद में। अब राज्य क्या होता है, ये सब पॉलिटिक्स में हम ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं, आपको सीधा सीधी फैक्ट्स बता रहे हैं कि जैसे कि भारत है, तो भारत का जो प्रमुख है वर्तमान में वो है प्रधानमंत्री, पीएम। और एक स्टेट ले लेते हैं जैसे कि झारखंड राज्य, झारखंड, तो झारखंड का जो हेड है यानी कि प्रमुख, वो है हमारे सीएम, तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो उसी प्रकार से मगध साम्राज्य का जो सबसे बड़ा है पद है, मगध साम्राज्य का जो प्रमुख है वो होता था पीएम के बराबर, जिनको अभी हम लोग पढ़ें उनका जो वो जो पोस्ट है वो होता था राजा का। जिस तरह से पीएम उस तरह से यहाँ पे राजा है, और जिस तरह से सीएम उस तरह से यहाँ पे कुमार है, यानी कि एक प्रांत का प्रमुख है। नेक्स्ट है प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था। अब जिस प्रकार से हमारा भारत देश है, भारत देश बना है राज्यों से मिल करके, राज्यों यानी कि जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, इसका बात कर रहे हैं हम। हालांकि पॉलिटिक्स में राज्य का मतलब कुछ और होता है, वो अभी हम नहीं बात कर रहे हैं उसका। अभी जिस प्रकार से हम और आप बात करते हैं वही लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। तो राज्य जैसे कि भारत है, उसके अंदर राज्य होता है, और राज्य भी कई जिलों से मिलकर बनता है। जिला बहुत सारा मिलेगा तो राज्य बनेगा। जैसे कि झारखंड में 24 जिला मिलकर के झारखंड राज्य बना है। तो यहाँ भी वही बात है, प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था, और ग्रामांचल या नगरांचल दोनों में प्रशासन की व्यवस्था थी। तो कई नगर में विभक्त था या फिर ग्राम में विभक्त था, यही बोल सकते थे उस टाइम। यानी कि प्रांत भी काफ़ी शहर में या फिर नगर में या फिर गांव में विभक्त था, और दोनों का प्रशासन की अपना अपना अलग अलग व्यवस्था था। अब मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था, 5 बड़े बड़े प्रांतों में। ये प्रांत थे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और प्राच्य प्रदेश। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, यह हमने याद किया था, कलिंग की राजधानी तोसली, और प्राच्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये सारा आपको याद रखना है, राजधानी खास करके। तो याद रख लीजिएगा इसको कि उत्तरापथ ये प्रांत का बात कर रहा है। टोटल 5 बड़े बड़े प्रांत मौर्य साम्राज्य में 5 बड़े बड़े प्रांत थे, जिनमें से उत्तरापथ प्रांत का राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी,
अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोसली और प्राच्य प्रदेश का पाटलिपुत्र। प्रांतों का विभाजन अनेक मंडलों में किया जाता था। अब देखिए, प्रांत के अंदर जो मतलब प्रांत जिस चीज़ से मिला है, मतलब मिल करके बना है, प्रांत के अंदर मतलब प्रांत को भी विभाजन किया गया है। किस में किया गया है? मंडल में। वर्तमान प्रशासन में आप जिला समझ सकते हैं। जिस प्रकार झारखंड एक प्रांत है और इसको मतलब झारखंड बना है जिला से, तो उसी प्रकार यहाँ भी आपका मंडल से मिलकर बना है प्रांत। तो कई मंडलों में विभाजित है आपका प्रांत और मंडल जिलों में विभक्त थे। अब देखिए, मंडल से नीचे जो होता था उसको यहाँ पे जिला बोला गया है और जिला का जो प्रमुख होता है, जिला का प्रमुख नहीं, जिला में विभक्त, और इसी को विषय बोला गया था और इसका प्रमुख को बोला गया था विषयपति। तो विषय के अधिकारी प्रादेशिक, राज्युक या युक्तक होते थे और ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रधान ग्रामिक होता था। तो सीधा सीधी एक लाइन में याद रखिए कि सबसे बड़ा पद होता है राजा का, जो कि पूरा का पूरा साम्राज्य का सर्वोच्च है। सर्वोच्च पद है राजा। और राजा के बाद होता था प्रांत, जिसका प्रमुख होता है आर्यपुत्र या फिर कुमार। ये हो गया प्रांतों का प्रमुख। और प्रांत किससे मिलकर बना होता है? तो कई मंडलों से मिलकर बना हुआ था मंडल। और मंडल भी कई जिलों से मिलकर बना हुआ था और उसको हम लोग विषय कहते थे। यहाँ पे विषय, और विषय के अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रादेशिक, रज्जुक या युक्तक। और सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव था, यानी कि ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई। और ग्राम प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग ग्रामिक बोलते थे। तो ये था आपका मौर्य संबंधित मतलब मौर्य काल संबंधित कुछ प्रशासन का तथ्य जो आपको याद रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा पगलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है। ये राजा का पद सबसे ऊंचा था और प्रांत का प्रमुख आर्यपुत्र, सबसे छोटा इकाई गांव, और गांव का प्रमुख एक ग्रामीण, बस। और ये सबका राजधानी सब। फिर न्याय प्रशासन। तो मौर्य काल में दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय अर्थात धर्मस्थैर्य, दीवानी न्यायालय को धर्मस्थैर्य कहा जाता था और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधक याद रखना है, कहा जाता था। दीवानी न्यायालय यानी कि जो प्रॉपर्टी संबंधित मामला है उसका बात कर रहा है, और फौजदारी यानी कि सीधा सीधे समझे तो मारपीट संबंधित कुछ मामला हो जाता था तो आपको यहाँ पे जाना पड़ता था फौजदारी न्यायालय में, जिसको कंटक शोधक कहा जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक तथा कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाता है। फिर जिला स्तरीय न्यायालय का प्रमुख रज्जुक था। ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालय की व्यवस्था थी और कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत जैसे धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजज्ञा थे। तो ये सब कुछ पॉइंट है। तो इसमें यही याद रखिए कि जो दीवानी न्यायालय है उसको धर्मस्थीय, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधक कहा जाता था। उसके बाद है सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन, इसको भी ये वाला थोड़ा सा याद रख लीजिए कि यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार, प्लिनी का कहना है कि चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 6 लाख, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ये प्लिनी का मत है। और एक अन्य स्रोत में वर्णित है कि मौर्यों के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे। मौर्यों के पास नौसेना भी थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था, यानी कि टोटल 30 अधिकारी का एक ग्रुप था कंप्लीट। और ये 30 भी 6 + 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 5 भाग में बटा हुआ था, यानी कि 6 समितियों में विभक्त थी। यही है, 6 समितियों में विभक्त थी। सॉरी 6 नहीं, 5-5 सदस्यों करके 6 समिति था, यानी कि 5 + 5 + 5 5 5 5। ये एक
ग्रुप में 5 मेंबर यानी कि 5 सदस्य। तो ये 6 समिति था टोटल, ये मेगास्थनीज का कहना है। और ऐसा ज्ञात होता है कि पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी सेना के संचालन की जिम्मेदारी 6 समितियों पर ही होती थी। फिर मौर्य सेना नंद सेना से लगभग तिगुनी थी, यानी कि नंद वंश हम लोग पढ़े थे तो उसकी सेना से 3 गुनी थी मौर्य सेना। और राज क्षेत्र और आय स्रोतों में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। तो राज्य क्षेत्र हो गया और आय स्रोत हो गया, ये सब में वृद्धि हुआ जिस कारण से ऐसा संभव हो पाया। ये सब सारा समिति का कुछ कार्य है, जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी 6 समिति में 5-5 करके विभक्त था। तो प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था देखता था, द्वितीय समिति यातायात और रसद की व्यवस्था, तीसरा पैदल सैनिकों की देखरेख करता था, चौथा अश्वारोही सेना की देखरेख और पंचम गज सेना की देखरेख और छठी रथ सेना की देखरेख करता था। ये आपका एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक लाइन ये याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये वाला भी मेगास्थनीज का कहना है कि टोटल 30 अधिकारियों का एक ग्रुप था और ये 5-5 मेंबर करके 6 समितियों में विभाजित थी। इतना ही आपको याद रखना है। अब देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। तो गुप्तचर व्यवस्था में गुप्तचर क्या होता है, यानी कि गुप्त तरीके से सूचना एकत्रित करना। तो मौर्यकालीन प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई। और गुप्तचरों को गुप्त पुरुष या फिर गूढ़ पुरुष भी कहीं कहीं लिखा रहता है, देख लीजिएगा। तो गुप्त पुरुष तथा इसके प्रधान अधिकारी को महामात्याप सर्प कहा गया है। और अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। सबसे पहला है संस्था और संचार। ये गुप्तचर का 2 प्रकार है। संस्था क्या होता था, तो संगठित होकर कार्य करती थी, यानी कि एक जगह रह करके गुप्तचर का जो कार्य होता है वो क्या करता था। और संचार ये घुमक्कड़ थे, यानी कि एक से दूसरे जगह घूम कर गुप्तचारी करते थे, यानी कि सूचना एकत्रित करते थे। और पुरुष गुप्तचर को शांति, तृष्णा एवं शरद कहा जाता था, जबकि स्त्री गुप्तचर को वृषाली, भिक्षुकी एवं परिव्राजक कहा जाता था। तो ये सब कुछ नाम है। तो इसमें आपको ये लाइन तो आपको याद रख लेना है बस। गुप्तचर, ये संस्था और संचार, ये वाला 2 प्रकार का थे, मतलब 2 प्रकार का गुप्तचर का विवरण है। ये अर्थशास्त्र के अनुसार बात कर रहा है, एक संस्था एक संचार। संस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि एक जगह इकट्ठित होकर कार्य करते थे, और जो संचार था ये घुमक्कड़ था। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब एक लास्ट टॉपिक है अशोक के उत्तराधिकारी। तो देखिए, सम्राट अशोक काफ़ी मतलब योग्य शासक थे, और इसके जाने के बाद अगला शासक योग्य नहीं थे। अब देखिए होता क्या है। देखिए, मौर्य साम्राज्य नो डाउट अब बहुत दूर तक फैल चुका है, बहुत बड़ा प्रशासन है अब मौर्य वंश। तो बड़ा प्रशासन अगर रहेगा तो राजा भी तो बड़ा ही रहना चाहिए ना, राजा भी योग्य ही रहना चाहिए, योग्य, तभी शासन चल पाएगा। अगर राजा योग्य नहीं होगा तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य चल पाएगा? तो आंसर है नहीं। तो वही हुआ अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, अशोक का उत्तराधिकारी, वो योग्य नहीं थे, जिस कारण से मौर्य साम्राज्य को नहीं चला पाए। तो नहीं चला पाए तो इसका फ़ायदा कौन लेगा? तो जो थोड़ा ताकतवर रहेगा। और ताकतवर थे उस टाइम पुष्यमित्र शुंग। ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था बृहद्रथ, इसको दिया मार के और खुद शासक बन गया। और शासक ही नहीं बना, अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया। और वही साम्राज्य के बारे में हम लोग आज नहीं कल के क्लास में पढ़ेंगे, जो है शुंग वंश। तो एक बार अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। इसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत इसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करता। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा सीधे पढ़ के पार कीजिए। पुराणों में उल्लेखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिए। और सभी पुराण बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। बस आपको यही याद रखना है ये कि मौर्य प्रशासन बहुत बड़ा था, संभालने के लिए योग्य शासक चाहिए था, लेकिन जो अंतिम शासक थे मौर्य वंश का वो बृहद्रथ थे, इन्हीं को माना जाता है, और ये अयोग्य थे। तो इसका फ़ायदा उठाया पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसको मार दिया और खुद शासन अपने हाथ ले लेता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में लगभग, मतलब 185 ईसा पूर्व की बात है, लगभग बृहद्रथ की सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी। तो धोखे से दिया मार के बृहद्रथ को, और बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। और जैसे अंत हो गया, एक नया वंश शुरू हो गया जिसका नाम है शुंग वंश। और इसके बारे में हम लोग आज नहीं कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास, हालांकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो जो जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया सिर्फ वही याद रखिए और बाकी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इन सब टॉपिक से एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, जो आज हम लोग पढ़ें, तो ये क्लास थोड़ा आप लोग को बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन जो जो फैक्ट्स था कुछ एक आध गो एग्ज़ाम में पूछ भी देता है, तो मैंने आपको एक एक करके सारा चीज़ बताने का कोशिश किया। और बाकी अब कल के क्लास में देखते हैं शुंग वंश। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इसका PDF ग्रुप में दे दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।